नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र शुक्ला और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राजनीतिक दुनिया की बेहद खास खबर। ये सिर्फ जमीन का नहीं, दिल का मामला है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि दो देशों के बीच रिश्ते सिर्फ राजनीतिक न होकर दिल के हो जाएं और जहां के लोगों का भी एक दूसरे के साथ न सिर्फ लगाव हो बल्कि वे हमेशा से उन्हें अपने समाज के, देश के हिस्से के रूप में स्वीकार करते रहे हैं। लेकिन भारत और नेपाल का रिश्ता ऐसा ही रहा है। यहाँ सनातन धर्मियों के परम आराध्य भगवान श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी का जन्म स्थान है जनकपुर, यानी उन परम बुद्ध जनक का स्थान जिन्हें विदेह कहा जाता है। एक दृष्टि से देखें तो यह वही स्थान है जहाँ सारे जगत को अष्टावक्र की महागीता का अनुपम प्रसाद मिला था। यहीं पर सारी दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले परम प्रकाश पुंज बुद्ध का जन्म हुआ और सारे जगत के देवाधिदेव महादेव का दुर्लभ श्री विग्रह भी तो यहीं पर पशुपतिनाथ मंदिर में ही विराजित है। कहते हैं कि इस स्थान का संबंध श्री केदारनाथ जी से है। मैंने अपने बचपन से ही रात के गुप्त सन्नाटे को चीरती सीटियां सुनी हैं। यह बाद में पता चला कि यह सीटियां कोई बहादुर बजाता है। फिर उस बहादुर को भी देखा दिन के उजाले में और ये सवाल भी कौंधा कि इन लोगों को बहादुर क्यों कहते हैं, और जवाब पाया कि ये वाकई बहुत ईमानदार और बहादुर होते हैं। कवि केदारनाथ सिंह की तो एक कविता ही इन पर है जिसका शीर्षक ही है सीटी। भारत में इनकी मौजूदगी आधिकारिक तौर पर है और हमारी सेना में तक इनकी दखल है और इनके नाम पर एक रेजिमेंट ही है, गोरखा रेजिमेंट। भारत की अधिसूचित भाषाओं की सूची में नेपाली भाषा भी है। यहाँ के राजघराने का ग्वालियर राजघराने से पारिवारिक रिश्ता है और संभवतः भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां इसी राजघराने से हैं। नेपाल में जब तक राज परिवार रहा तब तक यह घोषित रूप से विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब इसके संविधान से ये शब्द हटा दिया गया है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले भारत के लोग बड़ी संख्या में नेपाल में व्यापार करते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री ओली की सरकार भारत के साथ इन नैसर्गिक संबंधों को दरकिनार कर चीन के इशारों पर नाच रही है और उसने इन दोनों देशों के संबंधों के गौरवशाली इतिहास पर कालिख पोतते हुए अपनी सीमाओं पर सेना तैनात कर दी है। मैंने कहीं पढ़ा है कि एक समय नेपाल के तत्कालीन महाराजा ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से आग्रह किया था कि वे चाहते हैं कि नेपाल का भारत में विलय हो जाए, पर नेहरू ने चीन के साथ अपनी रूमानी किस्म की काल्पनिक मित्रता के नशे में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, वरना आज भारत का ही हिस्सा होता नेपाल। सवाल यह है कि नेपाल नरेश ने ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया था। जाहिर है उन्हें चीन की बदनीयत का आभास था और जानकार मानते हैं कि नेपाल आज तक अपना अलग अस्तित्व बनाए रखे हुए है, तो इसमें बहुत बड़ा कारण उसकी भारत के साथ यह स्वाभाविक मित्रता ही रही है, वरना चीन उसका हश्र तिब्बत की तरह कर चुका होता। फिलहाल भारत की चिंता नेपाल नहीं, चीन ही है। नेपाल के माओवादी नेता भले ही अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को मटियामेट करने पर उतारू हों, लेकिन भारत के लिए रिश्ता सिर्फ भौगोलिक नहीं है बल्कि भावनात्मक है, दिल का है, जिसे बनाए रखने की हर संभव कोशिश भारत अपनी तरफ से करेगा। ऐसा ही हो ये हर भारतीय चाहेगा और शायद हर नेपाली भी। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपको ऐसी ही राजनीति की खबरों से मुखातिब कराते रहेंगे। और हाँ, आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना बहुमूल्य कमेंट भी हमें ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।